नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं शिवम आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स वेब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 13 जुलाई 2021 और हम लोग आगे आने वाले कुछ ही मिनटों में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में आपका होगा प्यारा सा कंट्री ऑफ द डे अर्थात मैप ऑफ द डे, जिसमें हम लोग यूरोप के भी फिलहाल शेयर कर रहे थे। ओके, तो उसके बारे में भी जानेंगे। सब्र रखिए। बस आपसे एक दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्या करना है, इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। ओके, आपका लाइक आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करते रहता है। ओके, बाकी तो सब मोह माया है। ठीक है दोस्तों, बाकी एज यूजल एक रिक्वेस्ट तो होती ही है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करते चलिए ताकि आपको सारी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा इंट्रो। अब हम लोग चलते हैं मैप ऑफ द डे की ओर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी फ़िलहाल घूम रहे हैं किधर, यूरोप की सैर पर हैं। ओके, और आज यूरोप की सैर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जिसका नाम है पुर्तगाल। क्या नाम है दोस्तों? पुर्तगाल। जी हाँ, यही पुर्तगाल जो कि यूरोप का काफ़ी पुराना देश भी माना जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसकी हम सीमा की बात कर लेंगे कि अपनी सीमा किससे किससे साझा करता है। तो किसी से नहीं दोस्तों, बस एक ही कंट्री है जिसके बारे में कल आप लोगों ने पढ़ा था, स्पेन। तो जी हाँ, यह स्पेन रिवर से अपनी सीमा साझा करता है और बाकी उधर आपको अटलांटिक ओशियन दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा अंदर इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। जी हाँ, आप लोगों को शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इसमें काफ़ी शानदार तरीके से आपको दिख जाएगा। ये देखिए लिस्बन, क्या पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। और दोस्तों आपको ये बात तो पता होगा, आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे तो, कि पुर्तगाल से ही सबसे पहले यूरोपीय भारत आए थे। समझ लीजिए पुर्तगाल किधर है और भारत किधर है, एकदम पूरा घूम कर ऐसे आए थे इंडिया के पास। ओके, कब आए थे दोस्तों? 1498 ईस्वी के आसपास। कौन आए थे? वास्को डी गामा। आप लोगों ने पढ़ा होगा वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो जी हाँ, भारत पहले से ही था। वास्को डी गामा पहली बार पहुंचा तो सबको लगा कि ओ भाई, भारत की खोज वास्को डी गामा कर दी। और बाकी आपको पता होगा कि केरल के कालीकट में पहुंचा, वहाँ के स्थानीय शासक जम्बोरिन ने इसका स्वागत किया वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ आपको सब बातें पता है। तो ये थे पुर्तगाल से बातें संबंधित कुछ। अब हम लोग कुछ और बातों को जानेंगे पुर्तगाल का। दोस्तों पुर्तगाल में एक पुल है, ठीक है, वास्को डी गामा के नाम पर एक पुल बसा हुआ है, जिसकी लंबाई जो है ना 14 किलोमीटर के आसपास है, और यह यूरोप का सबसे बड़ा पुल के आसपास है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और बाकी पुर्तगाल जो नाम है, एक इसका शहर है पोर्टो, जो कि इसका सबसे दूसरा बड़ा शहर है, उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल वही है सोकर। सोकर मतलब क्या? फुटबॉल। ओके, अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को। कैपिटल तो मैंने आप लोगों को बताया ही, लिस्बन है। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट मार्सिलो रिबेलो डी सुसा है और प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा है। ओके, बाकी पुर्तगाल जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिहाज से, ठीक है ना। तो इसके बारे में हो सकता है पूछ दे, लेकिन अभी उतना लाइमलाइट में नहीं है। बस आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। ओके, रटने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बातें बताता हूँ यदि आपको कुछ नहीं लगे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी दिमाग में रखा कीजिए। ओके दोस्तों, तो ये था पुर्तगाल के बारे में। हम लोग फिर से कल कोई कंट्री के बारे में जान लेंगे। ओके, चलिए, तो कल आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, दिल का रिक्वेस्ट होगा, फ्रांस के बारे में जानेंगे, फ्रांस के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ लेंगे। ओके ना, मूव टाइम आ गया है मूव करने का। अपना सेशन कियो तो बस एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए सेशन को, और फिर से वही बात शेयर कर सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। अब आइए चलते अपने पहले प्रश्न की ओर और शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि किस राज्य में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन विद अबाउट 50 डिफरेंट स्पीसीज हैज बीन इनॉग्रेटेड? दोस्तों आपके ऑप्शंस उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात और पंजाब है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। क्रिप्टोगैमिक उद्यान समझते हैं? नहीं ना। तो क्रिप्टोगैम का अर्थ है दोस्तों छिपा हुआ प्रजनन। इसका मतलब होता है दोस्तों ना तो कोई बीज ना तो कोई फूल पैदा होता है, फिर भी प्रजनन हो जाता है। तो ये होता है क्रिप्टोगैमिक। ओके, और उत्तराखंड में क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है।
ओके, कहाँ भाई? तो उत्तराखंड में देहरादून के देवबंद क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, और देवभूमि के नाम से मुझे ये याद आया कि कल रथ यात्रा हुआ था, तो उसकी आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे कल ही मैंने ये न्यूज़ आपको पहुँचा दी थी। ओके, दूसरी बात कि अभी हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा बाढ़ से जूझ रहा है। कल आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ तबाही मच चुकी है। ओके, बाकी प्रे करते हैं कि किसी को कुछ ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्रिप्टोगैमिक गार्डन उत्तराखंड में खुला है, जो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है। ओके, ये फिलहाल चलते हैं डॉक्टर पीके की ओर, देखते हैं क्या है। दुनिया भर में आयुर्वेद में सबसे सम्मानित नाम वयोवृद्ध भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? द मोस्ट रेस्पेक्टेड नेम इन आयुर्वेदा अक्रॉस द वर्ल्ड, द वेटरन इंडियन आयुर्वेदा डॉक्टर हैज पास्ड अवे रिसेंटली। व्हाट वाज हिज नेम? आपके ऑप्शन है डॉक्टर विजय कौशिक, डॉक्टर पीके, डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, डॉक्टर अविनाश वैद। ओके, तो ये आयुर्वेद के सबसे सम्मानित नाम डॉक्टर पीके साहब थे, और एक थोड़ा सा सर के इलाज के लिए बहुत ही सम्मानित नाम थे, जो कि कुछ साल पहले ही चल बसे, रांची में रहने वाले थे, के। तो दोनों अलग अलग आदमी, ये पीके थे, वो के थे। पीके फिल्म नहीं है, इनका नाम है पीके। आप लोग चाहो तो पीके का फुल फॉर्म मतलब इनका नाम का फुल फॉर्म बता सकते हो। बाकी इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये अपनी ज़िंदगी जी चुके थे साहब, कितने वर्ष के हो गए थे? तो ये 100 वर्ष के थे। ओके, वह केरल के कोटक्कल में स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र आर्य वैद्यशाला के प्रमुख चिकित्सक और प्रबंध ट्रस्टी थे। ठीक है, और आयुर्वेद में अपनी विरासत और विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। आयुर्वेद में काफ़ी कुछ इन्होंने किया था, इसलिए सरकार की ओर से 1999 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इनकी आत्मकथा है स्मृति परवम ने 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो स्मृति परवम डॉक्टर पीके की आत्मकथा है। डॉक्टर पीके का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुर्वेदा। ओके ना दोस्तों, आई थिंक ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 के तीसरे वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक की अध्यक्षता की है? विच कंट्री चेयर द थर्ड G20 फिनांस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग्स? ओके, आपके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली, भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों इटली। ओके, निर्मला सीतारमण साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी भारत की ओर से। ओके, बाकी जान लेते हैं और बातों को। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने इटली की अध्यक्षता में G20 के तीसरे वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में वस्तुतः भाग लिया। और बाकी निर्मला सीतारमण तो फिलहाल लक्की साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें कैबिनेट से हटाया नहीं गया। ओके, तो मोदी जी की खासम खास शायद होगी। ओके, बाकी काम भी कुछ बढ़िया कर रही है, तभी इन्हें रखा गया, क्योंकि बिना परफॉर्मेंस के तो आप मोदी के कैबिनेट में रह नहीं सकते। ओके ना दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी ने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है? Which of the following Indian Americans has won the Wimbledon Juniors Men's title at number 1 court? आपके ऑप्शन से दोस्तों रोहित शर्मा, संदीप डिसूजा, अमित चटर्जी और समीर बनर्जी। और ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं फोटो में, इनका नाम है समीर बनर्जी। ओके, तो समीर बनर्जी साहब नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है। ओके दोस्तों, उन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब में ट्रॉफी उठाने के लिए जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के हराया है। किन्हीं को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा जीता कौन है, समीर बनर्जी। अब फाइनली हम लोग चलेंगे कहाँ? विंबलडन मेल की ओर। ओके, कुछ देर में बाद विंबलडन मेल आने वाला है। वैसे मैंने कल आपको बता रखा था, और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये प्रश्न कल आपके सामने फिर से हाजिर होगा। ओके, तो फिलहाल उस प्रश्न को साइड करते हुए अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग कि विश्व शिक्षा का समर्थन करने के लिए हर वर्ष मलाला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू सपोर्ट वर्ल्ड एजुकेशन? आपके ऑप्शंस है 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई। मलाला यूसुफजई के नाम से कौन परिचित नहीं होगा दोस्तों? पूरे विश्व में क्या नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे यंगेस्ट महिला, ये सबसे यंगेस्ट पुरुष नहीं, सबसे यंगेस्ट पर्सन है कौन? मलाला यूसुफजई। ओके, युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई की घोषणा की, जो विश्व शिक्षा का समर्थन करने के लिए मलाला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को इनका जन्मदिन भी है। ओके, यह दिन विश्व के नेताओं से अपील करने के लिए मनाया जाता है कि वे हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करें। ठीक है ना दोस्तों, मलाला यूसुफजई के बारे में और कुछ बात है कि इन्हें 2014 में नोबेल मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे यंगेस्ट पर्सन नोबेल प्राप्त करने वाली कौन है? मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोविड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपके सामने शायद है। देखिए प्रश्न क्या है,
किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोवराना 2 या सोवरेन 2 विकसित किया है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कंजुगेटेड कोविड-19 वैक्सीन सोवरेन 2? ओके, आपके ऑप्शन है अमेरिका, क्यूबा, रूस, स्पेन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्यूबा। ओके, जब सोवराना प्लस के बूस्टर शॉट के साथ सोवराना 2 वैक्सीन दिया जाता है तो यह रोग सूचक कोविड-19 मामलों के खिलाफ 91% प्रभावी होता है। यदि इस टीके को मंजूरी मिल जाती है तो क्यूबा कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उत्पादन करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन जाएगा। बाकी लैटिन अमेरिका क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले बार भी बता रखा है। ओके, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आती होगी यदि न्यूज़ में कभी लैटिन अमेरिका की बात सुनते हैं तो, ठीक है। और नहीं समझ में आती है तो आप लोग प्लीज़ पहले बार जाकर वीडियो देखिए जिसमें मैंने नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में बता रखा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने का समय आ गया है। देखते हैं क्या अगला प्रश्न कि विंबलडन 2021 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ विंबलडन 2021? ऑप्शन से दोस्तों आपके सामने राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, नोवाक जोकोविच भाई साहब हैं। ओके, इन्होंने अब इतने ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं कि इन्होंने किसके किसके बराबरी कर लिया है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इन्होंने, आगे मैं बताऊंगा फिर से, रोजर फेडरर वगैरह की बराबरी कर ली है। रोजर फेडरर ने भी इन्होंने कंग्रेचुलेसन किया था। ओके, चलिए जानते हैं अंदर की बातों को। विश्व के नंबर 1 जो नोवाक जोकोविच ने अपना 6ठा विंबलडन खिताब जीता और उन्होंने विंबलडन मेंस सिंगल 2021 के फाइनल में इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराया। ओके, इस जीत के साथ जोकोविच ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल की 20 ग्रैंड स्लैम की बराबरी की। देखिए दोस्तों, अब सबका लगभग ग्रैंड स्लैम इक्वल हो गया है। ओके, चलिए इससे एक प्रश्न बनता है कि महिलाओं में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम कौन जीती है अभी तक, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ओके, चलिए इस साल राफेल नडाल भाई साहब सब कुछ जीत चुके हैं। ओके, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन सब जीत चुके हैं। बचा एक कौन? यूएस ओपन। तो इनकी नज़र रहेगी कि हाँ भाई यूएस ओपन भी जीत लेते हैं, इस साल की चारों ग्रैंड स्लैम अपने नाम करते हैं। बाकी महिला में इस वर्ष विंबलडन एस्लेवाटी जीती थी, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव कर लेते हैं कि फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? आपके ऑप्शंस हैं सुबोध कुमार जायसवाल, कुलदीप सिंह, श्याम श्रीनिवासन और इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि श्याम श्रीनिवासन। ओके, तो फेडरल बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ के बारे में बातें करने के बाद हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। और ये प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा। पढ़ता हूँ आगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया है ज्वाइंट द रेलवे मैप? आपके ऑप्शन से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। ओके दोस्तों, असम तक आपको दिखता होगा पहले कि असम तक रेलवे है। अब फिलहाल मणिपुर में भी ये आगे बढ़ चुका है, मतलब मणिपुर में भी अब रेलवे का कार्य पहुंच चुका है, रेलवे की प्रगति हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यदि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट में रेलवे पहुंचा दे तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। ओके, अभी तक अरुणाचल प्रदेश वगैरह में रेलवे नहीं पहुंचा है, वो लोग वहाँ के लोग जानते भी नहीं है कि कुछ रेल भी होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि अभी फिलहाल मणिपुर रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट इस मानचित्र में शामिल हो जाएगा। ओके, फिलहाल चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा इंग्लिश में मैं बता देता हूं आप लोगों को। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड एक्स ग्रेटिया ऑफ Rs 5 लाख इज टू द फैमिली ऑफ दोज किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक्स? आपके ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी। ओके, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये सब में कल काफ़ी बारिश हुई थी, परसों भी काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। बारिश से नहीं, लाइटनिंग से मृत्यु हुई। ओके, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जुलाई 2021 को राज्य में बिजली गिरने से जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को मुआवजा देने की आदेश भी दिया है। दोस्तों कल मैं न्यूज़ देख रहा था कि एक जगह बहुत सारे लोग पहाड़ पर एकत्रित हो गए थे और वहाँ भी बिजली गिरी तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, और वो सब सेल्फी ले रहे थे पहाड़ पर जाकर। तो दोस्तों यदि बारिश वगैरह हो तो आप लोग फिलहाल ऊंचे स्थान पर तो कम से कम मत जाइए, ऊंचे स्थान पर जाने से बचिए, क्योंकि किसका कब बुलावा आ जाएगा कौन जानता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यूरो फाइनल के इतिहास में सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकम द ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरो फाइनल्स? दोस्तों
कल मेसी भाई साहब जीते थे तो आज रोनाल्डो भाई साहब की बारी थी। तो चूंकि रोनाल्डो तो सबसे ज़्यादा उम्रदराज है नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों लियोनार्डो बोनुस्की। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए यूरो कप 2021 के विजेता टीम कौन है। इंग्लैंड और इटली दोनों फाइनल में थी, तो इंग्लैंड दोस्तों हार गई है और इटली इसकी विजेता बन गई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आगे मैं बताता हूँ। 11 जुलाई मतलब कल ही इतालवी सेंटर बैंक लियोनार्डो बेनुची यूरो फाइनल के इतिहास में सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने वेम्बली स्टेडियम में यूरो 2020 फाइनल में इंग्लैंड और इटली के संघर्ष के दौरान यह उपलब्धि हासिल की, जिसे इटली ने पेनल्टी पर 3-2 से जीता। ठीक है, बाकी इटली का लक बढ़िया था, जिस तरह से इंग्लैंड का लक वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप में बढ़िया था, उस तरह से इटली का लक उसमें बढ़िया था, तो इटली जीत गया। अब फिलहाल आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। Which actor and popular mimicry artist had passed away recently at the age of 68? आपके ऑप्शन से दोस्तों रवि देवन, संजय दत्त, गौरव अग्रवाल और माधव मोघे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माधव मोघे। इस चेहरा से आप लोग वाकिफ होंगे ही। ओके, काफ़ी मिमिक्री करते थे, खासकर शोले में जो ठाकुर का किरदार निभाए थे ना, उसका मिमिक्री बहुत करते थे। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये तो गब्बर का हो गया डायलॉग। बाकी जो इसका डायलॉग था किसका, ठाकुर का, उसका मिमिक्री ये करते नजर आते थे। ओके दोस्तों, अब फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। कल मैंने आपसे पूछा था, ये प्रश्न तो रिपीटेड था। कल मैंने आपसे कुछ पूछा था कि हाँ, वोमेन में ऑस्ट्रेलिया ओपन में वोमेन में विजेता कौन बनी थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी दिया, नाओमी ओसाका। ओके, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर नाओमी ओसाका है। बाकी ये जो दिया हुआ है इसका उत्तर तो चाइना होगा ही, ये बातें आपको पता ही है। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है आपके सामने कि हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल खोला गया है। इन विच सिटी द वर्ल्ड डीपेस्ट पुल 60 मीटर डीप जीप डाइव पुल हैज़ बीन ओपन फॉर टूरिस्ट रिसेंटली। आपके ऑप्शंस जो भी है उसमें से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए और जल्दी से नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए। और ऊपर 1-2 प्रश्न और पूछा गया है, उसका जवाब भी आप लोग देना ना भूलिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तभी आप लोग सेशन के अंत तक बने हुए हैं। तो सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन फिर से डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इट्स शिवम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय।